दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस अपनी एनबीएफसी की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकलना चाहता है और नई कैटेगरी में जाना चाहता है और इसके लिए आरबीआई से परमिशन मांगी है। तो इसको खबर को अच्छे से समझेंगे, इसका क्या मतलब है, उसके क्या मायने हैं और क्या जिस तरह से एक के बाद एक जो डिसीजन लिए जा रहे, क्या आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक जबरदस्त तेजी ला सकते हैं। वैसे तो स्टॉक ने कई बार साबित किया कि जैसे स्टॉक 220 के नीचे जाता है एक जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिलता है, स्टॉक फिर से उसके ऊपर आता है। इसका मतलब यह है कि एक तरह से 220 का इसका एक मजबूत सपोर्ट है। काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस हमें बजाज फाइनेंस जैसा रिटर्न दे सकता है? क्या ये भी 4 डिजिट में जाने की कोई संभावना है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी होती है रिलायंस ग्रुप से, क्योंकि रिलायंस ने इतना कोई शानदार रिटर्न नहीं दिया है। कोविड काल के बाद भी देखें तो इस स्टॉक ने लोगों के वैसे तो रकम को 2-3 गुना किया है, लेकिन उतना बेहतर रिटर्न नहीं है। पिछले साल 2 साल से इसमें कोई खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला और इस वजह से उनको लगता है कि जेएफएसएल भी वैसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसका कैटेगरी, इसका बिजनेस सब कुछ अलग है और ये आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा जो फंड रेजिंग की जो संभावना थी उसके ऊपर भी कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है। आगे की क्या रणनीति उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत नेगेटिव हुई 219 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग 220 के आसपास थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना और 218 का इसने लो भी बनाया। निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई तो 223 का इसने हाई बनाया और सबसे जो अच्छी बात है कि क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ रही 223 पर 1.29% की तेजी के साथ। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा माहौल बना और कल जो खंडन निकल कर आया है कि कंपनी फंड रेजिंग नहीं करने जा रही, उसके बावजूद भी यहाँ पे उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। वैसे पिछले एक महीने में यहाँ पे 8% की तेजी देखने को मिली है। 206 के आसपास स्टॉक था, आप देख सकते हो कि 23 अक्टूबर को उस हिसाब से काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। इसने निचले लेवल से अच्छा बाउंस बैक दिया है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज वॉल्यूम फिर से 2 करोड़ के आसपास हुआ। वैसे तो वॉल्यूम स्टेबिलिटी है, लेकिन कल वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा था। 202 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 266 का है। इस समय स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी नीचे है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 15 नवंबर को स्टॉक 224 के आसपास था, 0.3% की गिरावट हुई थी। 16 नवंबर को स्टॉक आ गया 226 के आसपास, 1.2% की शानदार तेजी के साथ। लेकिन 17 नवंबर को स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 220 के आसपास 2.7% की गिरावट के साथ। फिर 20 नवंबर को फिर से भारी गिरावट हुई, स्टॉक पहुंच गया 215 के आसपास, 2.4% की गिरावट हुई। लेकिन 21 नवंबर को स्टॉक ने दिया फिर से एक जबरदस्त बाउंस बैक, स्टॉक पहुंच गया सीधा 220 पे 2.2% की तेजी के साथ और आज स्टॉक पहुंच गया 223 पे। तो ये क्लियरली बहुत बार साबित हो चुका है कि 220 से स्टॉक नीचे जाते ही फिर से एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो एक तरह से ये एंट्री पॉइंट मिल चुका है। जो भी इन्वेस्टर है इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो ये लेवल बिल्कुल सही है। आप 220 के ऊपर इसमें खरीदारी कर ले, आने वाले समय आपको एक शानदार रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने आरबीआई के पास परमिशन मांगी है, आरबीआई से अप्रूवल मांगा है। वो अपनी एनबीएफसी की जो कैटेगरी है उससे सीआईसी में बदलना चाहते हैं। तो फिलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसको वो सीआईसी बनाना चाहते हैं। सीआईसी मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस डीमर्ज हुई है रिलायंस इंडस्ट्री से और आप देख लो कि आरबीआई के पास इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। वो अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे सीआईसी में। अभी फिलहाल एनबीएफसी है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो यहाँ पे जो जानकारी एक्सचेंज को दी उसमें कहा गया है कि कंपनी अपनी एनबीएफसी की जो इस समय जो पोजीशन है उसको बदल के वो सीआईसी करना चाहते हैं, जिसके लिए वो शेयर होल्डिंग पैटर्न और कंट्रोल आफ्टर डीमर्जर जो भी प्रोसीजर उसको कंप्लीट करके वो सीआईसी में अपने बिजनेस को बदलना चाहते हैं। तो सीआईसी का मतलब ये हो जाता है कि जो कंपनी है अपनी ग्रुप कंपनी के अंदर अपने बिजनेस के माध्यम से इक्विटी जारी कर सकते हैं या फिर शेयर्स उनके एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं, उनसे लोन्स ले सकते हैं। तो अपनी जो कंपनी है सब्सिडीज कंपनी या अपनी जो मुख्य कंपनी उसके माध्यम से वो इस तरह से एक दूसरे से लेन देन का व्यवहार कर सकते हैं और इसके लिए उनके पास सीआईसी की एक कैटेगरी होनी चाहिए। अगर वो सीआईसी की कैटेगरी के तहत आते तब वो अपने यहाँ पे एक ग्रुप कंपनी के अंदर देखें तो हर तरह से इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से या लोन्स के माध्यम से अपना लेन देन कर सकते हैं और इसीलिए वो एनबीएफसी की कैटेगरी से सीआईसी की कैटेगरी में अपने बिजनेस को बदलना चाहते हैं।
इससे पहले आरबीआई ने ईशा अंबानी जो मुकेश अंबानी की डॉटर है, इसके अलावा 2 और बोर्ड मेंबर को यहाँ पे कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट होने के लिए रजामंदी दे चुके हैं और 6 महीने का कार्यकाल दिया गया है। 6 महीने के इस दौरान उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, वरना वो जो उनकी जो देख सकते हो परमिशन मिली है वो परमिशन खारिज हो जाएगी। अब यहाँ पे एनबीएफसी की बात करें तो ये कंपनी के जो बिजनेस है इसमें एक लिमिटेशन है, वो बिजनेस वो सीआईसी उस बिजनेस से और आगे अपने तेजी से बढ़ा सकते हैं, उसमें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी। अब दूसरी तरफ देखें तो कंपनी ने उस बात को खारिज कर दिया है जो खबर रॉयटर्स के माध्यम से निकल कर आई थी कि कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है, बॉन्ड्स के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की फंड रेज करने जा रही है। लेकिन कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी है कि कंपनी का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, वो किसी प्रकार के बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज नहीं करने जा रहे। तो कहने का मतलब यह है कि फिलहाल कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है, वो अपने बिजनेस को अपने फंड के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें फिलहाल एक्स्ट्रा फंड की जरूरत नहीं और इसलिए वो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज नहीं करने जा रहे। फिलहाल ये बातचीत बिल्कुल एक तरह से देखें तो ये अंदाजा लगाया गया था जिसमें कहा जाता है कि 4 मर्चेंट बैंकरों के साथ में बातचीत कर रही है और कंपनी 10,000 करोड़ तक फंड रेज कर सकती है। लेकिन अब इस खबर के ऊपर विराम लग चुका है। कंपनी ने कहा कि फिलहाल हम कोई फंड रेज नहीं करने जा रहे। तो ये आप समझ सकते हो कि जो बातें निकल गई वो तो अभी फिलहाल खारिज हो चुके हैं। वैसे बहुत मजबूत कंपनी है, उनको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात तो इन्होंने ऑलरेडी इससे पहले 2 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके साथ में 50-50 के रेशियो में जॉइंट वेंचर्स किया हुआ है और दोनों मिलकर एसेट मैनेजमेंट का काम करेंगे, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो इस करार के तहत दोनों कंपनियां मिलकर करीब $150 मिलियन का निवेश करने जा रहे हैं। तो इस दोनों पार्टनरशिप के साथ इसमें आराम से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। और ब्लैक रॉक बहुत मजबूत एक आपने फाइनेंशियल संस्था है, उनके पास भी बहुत सारा अनुभव है। ऐसे में आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको ज़बरदस्त टक्कर दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है और एक देख सकते हो कि आने वाले समय में बजाज फाइनेंस को टक्कर देने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि कंपनी इस सेक्टर में जो सबसे मजबूत कंपनी है वो है बजाज फाइनेंस। वो ऑटो लोन, होम लोन और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मुहैया करती है और इसी क्रम में आप देखें तो कंपनी भी उसी तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। साथ में कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो बहुत बेहतर है। इसकी ईपीएस सिस्टम तो बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। अगर बायर डिमांड के मामले में भी देखें तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। और ग्रुप रैंक के मामले में भी देखें तो 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल देखें तो रेटिंग ठीक है। और कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 75% यहाँ पे बाई की कॉल है, 25% सेल की कॉल है। लोगों का अच्छा खासा स्टॉक इधर बना हुआ है, 100 में से 75% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार पिवट लेवल को भी चेक लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 216 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 213 तक स्टॉक जा सकता है। और बड़ी गिरावट हो जाती है तो स्टॉक आपको 210 तक जाता हुआ दिखाई देगा, नहीं बड़ी गिरावट में 210 तक जाएगा। वैसे 2-3 बार हमने देखा है कि भले ही गिरावट में नीचे जाए 220 तक आ ही जाता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 223 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इसने टच किया। अब सेकंड रेजिस्टेंस का 226 का है और अगर वहां तक पहुंच गया तो फिर आपको 229 तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, नहीं लगभग 230 तक जाएगा और फिर शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मौका मिल रहा है, इस स्टॉक में खरीदारी करें। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।